Hi everyone, welcome to Youth Samvad by Yuva. As we had mentioned हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन में कि हम अष्टम नीलकंठ के साथ फिर से बातचीत करेंगे. तो here we are for a second round of talking with अष्टम नीलकंठ. तो जो अभी हमारे साथ इस बार ज्वाइन कर रहे हैं, for them I would like to tell that Ashtam is a co-founder for the Eighth Dimension Consultancy and is also an educational coach. He's also a poet and he's written a book called Zikr, and along with that, he's also a theatre enthusiast. Welcome back to Yuva Ashtam. Thank you. Thanks a lot. So, जैसा कि हमने पहले बात किया था अष्टम, इस बारी का जो हमारी बातचीत होगी वो आपके इनिशिएटिव एट्थ डायमेंशन कंसल्टेंसी के बारे में होगी. तो हम शुरू करें. जरूर. तो आप बताइए, आप अपने इनिशिएटिव के बारे में, यू टेल अस समथिंग अबाउट इट. Okay, so I mean the name suggests that it is a consultancy और हम लोगों ने शुरुआत भी इसी तरीके से की थी. पर इस वक्त हम लोग मेजरली सीधे बच्चों से काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी ऐसा ही है. और मगर लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है काम करते वक्त. और इस बीच में हम लोग अभी तक 5000 से ज्यादा बच्चे और युवा उनको इम्पैक्ट कर चुके हैं और अराउंड 500 से ज्यादा टीचर्स को और 250 से ज्यादा प्रिंसिपल्स को. तो ये हम लोगों का काम है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर है. और मतलब मोटिवेशन कुछ ऐसी थी कि मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जिंदगी में दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं. या तो आप बैठ के कुछ मत कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो फिर खड़े होइए और काम कीजिए. तो मैं दूसरे लोगों के अंदर खुद को मानता हूँ. आई जस्ट फेल्ट कि कुछ चीजें हैं जो कि एजुकेशन के अंदर नहीं हो रही हैं, जो कि होनी चाहिए, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो हमारा देश का भविष्य डिजर्व करता है. तो इसलिए वी ओपन दिस इनिशिएटिव, स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. वंडरफुल. आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएंगे अष्टम कि किस तरह से आप इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो इसके 2 स्टेप्स हैं. पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग करते क्या हैं. तो बेसिकली अगर आप लर्निंग देखो किसी भी तरीके की, तो वो 3 स्टेप्स में डिवाइड हो सकती है. पहला होता है एब्जॉर्बिंग नॉलेज, दूसरा होता है प्रोसेसिंग नॉलेज और तीसरा होता है शेयरिंग द विजडम विद योर पीयर्स एंड एवरीवन, सोसाइटी. राइट. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेजरली प्रोसेसिंग के स्टेप पे ही काम करता है. पर आयरनी ये है कि वो जो जब असेस करता है तो वो मेमोरी को असेस करता है, जिसके ऊपर वो कभी काम ही नहीं करता. और मतलब शेयरिंग द विजडम वाला जो पार्ट है उसमें तो लगभग, अगर मैं रेगुलर स्कूल्स की बात करूं तो हर क्लास से मुश्किल से 2-3 बच्चों को मौका मिल पाता है कि वो स्टेज पर आ पाए, अपनी बात कह पाए. और उसके लिए भी वो रटी रटाई जो बातें होते हैं वही कहते हैं. ऐसा नहीं होता कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है. तो इस कारण से हमें लगा कि भाई ये तो सही है नहीं, क्योंकि फाइनली एक मिसमैच सा हो गया है एजुकेशन में और जो बच्चों की नीड्स है फाइनली. क्योंकि हम चाहे मास्टर्स तक की भी बात कर लें, तब भी जो जॉब इंडस्ट्री है वो यही कहती है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्यूचर रेडी. राइट. क्योंकि वो स्किल्स ही नहीं दिए जा रहे. तो अब थोड़ा सा जॉब्स की मार्केट की तरफ से सोचते हैं कि अगर आप एक, मान लीजिए, एक सीईओ बनना चाहते हैं आगे चल के, ठीक है, क्योंकि सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए जब भी आप देख रहे हैं. तो आपके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए कि आप अपनी बात ढंग से रख सकें, आप लोगों को इम्पैक्ट कर सकें. और अगर सोच के दायरे में देखूं तो सबसे पहले कि आपका विजन होना चाहिए, दूसरा आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए और तीसरा आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए. राइट. तो इन सब चीजों को मिला जुला के हम लोगों ने 2 प्रोग्राम शुरू किए मेजरली. पहला प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बच्चों की सोच के ऊपर काम करते हैं, और मतलब कि हम लोग उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं. क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये कितना काम आएगा जिंदगी में कि 1857 की लड़ाई किसने जीती थी, कैसे जीती थी, क्या हुआ था उस वक्त. पर ये जरूर काम आएगा अगर मैं शहरी मुद्दों की बात करूं कि भाई अगर मेरी सोसाइटी के अंदर पार्किंग का चैलेंज है तो मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है. पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल वो सिखाते ही नहीं. तो पहला जो मुद्दा था बच्चों को प्रैक्टिकल लेवल की चीजों को सॉल्व करने का, चैलेंजेस सॉल्व करने का. उसके लिए एक इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं 6 हैट्स थिंकिंग. उसमें थिंकिंग को 6 हैट्स में डिवाइड किया गया है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं. और उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम, जिसको हम लोग मतलब जो वर्कशॉप हम लोग बच्चों के साथ चलाते हैं अदर देन स्मॉल वर्कशॉप, उसका नाम है थिंक लाइक अ सीईओ.
कि उसमें जो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो प्रैक्टिकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना सिखाया जाता है। दूसरी चीज है कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे काम करते हैं, स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हाँ, शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले आप बिना बोले रह सकते थे, पर अगर आज की दुनिया में अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, आपको बोलना आना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन को सप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज बहुत ज्यादा वक्त लेता है किसी भी तरीके का। तो बेहतर है थोड़ा सा फंक्शनल चेंज करके उसी चीज को, जो इतना बड़ा हम लोगों का हाथी है जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट किया जाए। वंडरफुल। सो ये जो एक आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करी है अपने थॉट्स का, ये शुरुआत किस तरह से हुई? क्या आइडिया था इसके पीछे? आपने थोड़ा बहुत हमें आइडिया दिया जब आपने इनिशिएटिव के बारे में बता रहे थे, बट इवन लाइक लिटिल मोर इलैबोरेट डिटेल्स इफ यू कुड टेल अस। आइडिया ये था कि नौकरी कर ली थी, उसके अलावा मतलब एजुकेशन सिस्टम में काम भी हो गया था, खुद की भी अपनी एजुकेशन में जर्नी रही थी, तो मिला जुला के ये चीज हुई थी कि कुछ चीजें यूं हैं जिन पे काम करना है, जिन पे काम करना चाहिए। पर नौकरियों के अंदर भी क्या है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अभी भी डेवलपमेंट सेक्टर मेजरली लिटरेसी पे ही लगा हुआ है आज तक, राइट। और अगर आप प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर की बात करें तो उनको प्रॉफिट के आगे कुछ दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली ये एहसास हुआ कि भाई खुद ही बीड़ा उठाना होगा और खुद ही जो है वो आगे काम करना होगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने शुरुआत की, और मेरे पार्टनर हैं अंकुर दहिया, तो हम लोग गए एमसीडी स्कूल्स में, क्योंकि उस टाइम पे अराउंड जनवरी का टाइम था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली थी। तो हम लोगों ने जाके उनके जो इंस्पेक्टर थे, साइंस इंस्पेक्टर थे, उनसे जाके हमने बात की नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और हमने बताया कि हमारा ये मुद्दा है और हम लोग इसको ऐसा हम लोग काम करना चाहते हैं, आप बताइए क्या हम लोग आपके टीचर्स के साथ वर्कशॉप ले सकते हैं। मेहनताना बहुत कम होता है एमसीडी के अंदर, मतलब हार्डली आप पूरे दिन भी अगर आप वर्कशॉप ले रहे हैं तो मुश्किल से आपको 1200 रुपए बनते हैं। पर मतलब ये था कि आग तो लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो काम करना था। तो वहीं से हम लोगों ने काम शुरू किया, और बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि और बहुत नर्वसनेस थी पहली बार जाते हुए, क्योंकि अभी तक वर्कशॉप तो जरूर ली थी, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकिंग हमेशा पीछे होता था, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो 25 साल से 30 साल से काम कर रही है उसके ऊपर उंगली उठाना आसान नहीं होता। पर मतलब एक यंग लड़का आपके सामने खड़ा है, और वहां पे मतलब 55-60 के भी लोग हैं जो कि वहां पर हैं, तो मतलब थोड़े से आप वल्नरेबल फील करते हो वहां पर। तो मगर आखिरी तक आउटपुट ऐसा रहा कि हम लोग बाई चांस, हम लोगों का सेकंड हाफ में सेशन था, और फर्स्ट हाफ में शायद एमसीडी के डायरेक्टर आए वहां पे सरप्राइज विजिट के लिए, और उन्होंने एक फीडबैक लिया। और उस फीडबैक में जितने भी टीचर्स थे उन्होंने कहा, अराउंड 130 टीचर्स थे वहां पर, 4 बैचेस थे, और उन सब ने ये कहा कि भाई ये लड़के जो हैं ये बहुत बेहतरीन हैं और इनको आगे काम मिलना चाहिए। तो वहां से हम लोगों को आगे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग मिली। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब काफी लगभग साल 1.5 साल तक एमसीडी के साथ जो है वो लगकर काम किया। तो यहाँ से शुरुआत हुई। सो इस दौरान जब शुरुआती समय था अष्टम, तो कुछ चैलेंजेस शुरुआत करने से पहले आपने सोचे होंगे कुछ, बट जो अज्यूम किया होगा, फिर जब काम करने लगे होंगे ऑन फील्ड तो कुछ अलग तरह जी के चैलेंजेस आए थे। तो उस बारे में आप बता पाएंगे कि शुरुआत में पहले आपने क्या अज्यूम करा था, what were the challenges that you had already thought about, and when you actually went into the field, what were the challenges that you faced? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो रहता है वो है धन। ठीक है, एक धन कमाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जो कि मतलब जो आप कंपनी के पहले जो है वो काम करना शुरू कर रहे होते हैं उसके पहले से ही होता है। तो हम लोगों ने काम ये सोच के शुरू किया था कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि यहाँ पे हम लोगों को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सर्विसेज देनी है लोगों को। तो जो भी आएगा आएगा ही, जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का किसी भी रिस्क होता है कि आप पैसा गंवा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से उसको केटर किया। हम लोगों ने अपनी
जितनी कोशिश की कि हम लोग अपने एक्सपेंसेस कम कर सकें उतने ज्यादा हम लोगों ने कम रखे। जैसे कि हम लोग मेरे जो पार्टनर है उनकी ही एक प्रॉपर्टी थी जो कि खाली रखी हुई थी, वहीं पे हम लोगों ने ऑफिस किया। शुरू में घर से काम करने की कोशिश की पर घर से लेथार्जी आ जाती थी बहुत ज्यादा, तो एफिशिएंसी काफी कम हो जाती थी। तो फिर ऑफिस में हम लोग गए, ऑफिस में हम लोगों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। एक जो चैलेंज जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो कि मतलब कि फील्ड से है। तो एक हमारे सर थे जो हम लोग की एमसीडी की ट्रेनिंग चल रही थी, पहला दिन था, मैं भी थोड़ा सा नर्वस था। तो ट्रेनिंग के बीच में उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने, मैं बताता हूँ, सफेद सफारी सूट पहना हुआ था पूरा का पूरा, और वो शायद रिटायरमेंट के करीब रहे होंगे, मतलब शायद 5 साल के मतलब अंतर रहा होगा। तो वो खड़े हुए, उन्होंने बोला, मास्टर जी बदलना कोनी, कि अब कुछ नहीं बदलने वाला, एमसीडी का काफी स्टाफ हरियाणवी, तो क्या कुछ नहीं बदलने वाला। ओके, अब मैंने उनको रिप्लाई किया कि सर अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं बदलेगा, और अगर कुछ काम करते हैं तो शायद कुछ जरूर बदल जाए। तो ही स्टार्टेड सेइंग, अरे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये है वो है फलाना ढमकाना, कुछ नहीं होता, मैंने ये कोशिश की वो कोशिश की। उनको बोला, सर आपने गाना सुना होगा। कहते कौन सा? मैंने कहा कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो वो भी हंस पड़े सुन के, और क्लास भी हंस पड़ी, और वो मुद्दा उस तरफ को गया ही नहीं। और उसके बाद मतलब शायद मेहनत का और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक भी शायद रहा होगा कि अराउंड हफ्ते 10 दिन की जितनी वो ट्रेनिंग थी उसके बाद वो आए मेरे पास, और उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने पहले दिन तो आपको बिल्कुल 0 नंबर दे दिए थे, हमें लगा था नया नया लड़का है, मतलब क्या ही सिखाएगा क्या करेगा, शौक शौक में आ गया है। पर जैसे जैसे आपने सेशन पे सेशन लिया हमें रियलाइज हुआ कि आप अपनी क्राफ्ट में बहुत माहिर हैं, और काफी सालों बाद मुझे लग रहा है कि मैं इस ट्रेनिंग से कुछ सीख के जा रहा हूँ। सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, अ वेरी ह्यूज मोटिवेशन फॉर वर्किंग विद टीचर्स या फिर सिस्टम या फिर बच्चों के साथ। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है जब आप वर्कशॉप्स में काम कर रहे होते हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है। क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रोमांच ये है कि कुछ भी हो सकता है, पर सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि कुछ भी हो सकता है। तो आपको वहां पर पूरे तरीके से कि अपने टोज पे रहना होता है कि आप जो है वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाए, उसी टाइम आपको सोचना है, और उसी टाइम, क्योंकि ये आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये आपको धीरे धीरे फिर अनुभव सिखाता है कि आप किस तरीके से जो है वो लोगों के साथ हैंडल करें। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो हम लोगों की शुरुआत में रहे। Sure, those words of his and the feedback that you got वो बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल रहा होगा। बिल्कुल। नाइस। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं अष्टम, तो आपने जैसे शुरुआत में बताया कि आप बच्चों के साथ ट्रेनिंग देते हैं, अभी आपने मेंशन किया कि आप प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स के साथ भी देते हैं, तो आप जी, थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे कि आप की टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, किन किन के साथ आप काम करते हैं? हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो हम लोगों ने टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ काम करने की शुरुआत, क्योंकि हमारा ये मानना था कि देखिए एजुकेशन के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें प्रिंसिपल्स भी हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें पेरेंट्स भी हैं। और मेरा एक, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की भी एक सोच है, वो ये है कि एक ट्विन सिस्टम होता है जो कि टीचर और स्टूडेंट का होता है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ बच्चों के साथ काम करके जिंदगियां नहीं बदल सकते, आप सिर्फ टीचर्स के साथ काम करके भी जिंदगियां नहीं बदल सकते। तो आपको दोनों के साथ ही काम करना पड़ेगा, वरना आप बच्चों को कुछ पढ़ा के गए हो, अगले टीचर को कुछ मालूम नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा वक्त तक उनके साथ है तो वो उस चीज को नेगेट कर सकता है बहुत आराम से। तो या फिर अगर आप सिर्फ टीचर के साथ भी काम कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि वो फील्ड पे जाके कितना अप्लाई कर पाएगा। तो आपको दोनों के साथ ही मिलकर जो है वो काम करना होगा, ये चीज मेरे को लगती है। पर धीरे धीरे, आई मीन फिलहाल अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है, इसमें हम लोगों का फोकस जो है वो थोड़ा बच्चों की तरफ ज्यादा आ गया है, क्योंकि टीचर्स के साथ इस वक्त थोड़ा सा काम करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड भी हैं। और आई मीन कोविड से, स्पेशली अगर मैं प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की बात करूँ, आई एम श्योर गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है कि फायरिंग भी अच्छी खासी हो रही है, और उसके अलावा वर्किंग आवर्स रहे नहीं है। मेरी कुछ दोस्त हैं जो कि टीचर्स हैं, तो उनसे बात होती है, तो कहना था कि यार शुरुआत में तो ये होता था कि 3 बजे काम खत्म हो गया है, फिर 4 बजे काम खत्म हो गया है,
पर अभी रात के 8 बजे भी कॉल आ जाता है कि काम करो। तो मतलब इसलिए उन पे इस वक्त काफी प्रेशर है। तो हम लोग इस वक्त डायरेक्ट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वरना हम लोग बच्चों के साथ, युवाओं के साथ और टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ, सभी लोगों के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एट्थ डायमेंशन बहुत ही अजीब सा नाम है। तो उस नाम के पीछे भी एक कहानी है। असल में हम लोग जब नाम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा कि क्या नाम रखें। मेरे को 2.5 अक्षर के नाम बहुत पसंद आते हैं हिंदी के। तो मैंने उनको, मेरे जो पार्टनर है अंकुर, उनको मैंने सजेस्ट किया। मैंने कहा ये हम लोग रख सकते हैं, दीर्घ रख सकते हैं, या फिर कुछ बहुत अलग अलग तरह के नाम है कि भाई ये रख सकते हैं, दक्ष रख सकते हैं। तो ये लाइक नहीं यार, इनमें इनमें स्वैग नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। तो एकदम से एक नाम आया कि एट्थ डायमेंशन कैसा नाम है, और यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हम लोगों ने उसको बाद में गूगल किया और हमें पता लगा कि भाई एट्थ डायमेंशन इज एक्चुअली अ थ्योरेटिकल प्लेन वेयर every particle might have a different beginning but has the potential to expand into a universe. ये तो बहुत बेहतरीन नाम आ गया है। और उसके बाद हम लोग, जो मेरी सोच थी 8 डायमेंशन के पीछे, वो 8 नंबर बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो एक तो भगवान कृष्ण का भी नंबर होता है 8, ठीक है, कि उसके अलावा जो है, जो 8 नंबर है वो इन्फिनिटी अगर खड़ी हो जाए तो वो 8 लगती है। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो नई शुरुआत का नंबर है। जैसे आप देखें तो 7 रंग होते हैं, 7 फेरे होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 चीजें कंप्लीट होती हैं, 8 से कुछ नया शुरू होता है। तो इसीलिए इतनी मतलब की चीजें थी जो कि दिमाग में थी, तो इसीलिए नाम रखा 8th डायमेंशन, क्योंकि हम लोग की सोच ये थी कि वी बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, एंड इफ provided right guidance at the right time, then I mean they can explode into a universe. तो बस यही सोच थी और इसी के साथ काम किया, और इसीलिए सभी के साथ काम करने की जो है वो कोशिश रही है। पर फोकस जो है हम लोगों का एजुकेशन सेक्टर, बच्चे, युवा, टीचर्स, प्रिंसिपल। ये I'm so glad you shared the story of the name. बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी नाइस। तो अष्टम, आप हमें कुछ टेक्निक्स के बारे में बता पाएंगे कि जैसे कि आप सोशल वर्क बैकग्राउंड से हैं, आपने इतने समय से आप यू वर्क अ लॉट इन द फील्ड ऑफ pedagogy, so you must have inherited, like you must have learned some theories, some techniques. तो वो जो, और जैसे कि हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी, आपने बोला था कि जो आपका पिछला समय रहा है जिन जिन फील्ड्स में, they have played an integral role in your personality now, in your functioning, in your organization. तो उस समय से अगर आप हमें थियोरी बेस कुछ बता पाए कि कुछ थियोरीज का या आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब they're essential to the 8th dimension constituency when they are dealing with their beneficiaries. अगर मैं अपने काम की बात करूं तो हम लोग की जो पेडागॉजी रहती है वो चाइल्ड सेंट्रिक रहती है पूरे तरीके से, कि बच्चा जो है वो सेंटर में हो और उसके अराउंड जो है वो चीजें हो। और एक चीज में मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं और करता आया हूं कि सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर असल में अधिकतर हमें जवाब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम सही सवाल नहीं कर रहे होते। तो चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करके, हर एक बच्चे का एक अलग लेवल है, उसके हिसाब से उसको सवाल पूछा जाना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी बच्चों के साथ हम लोग काम करें तो एक वो सही सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके पीछे एक जो जुमला है जिसे आप कह सकते हैं, वो डिडक्टिव अप्रोच कहा जाता है उसे, कि आप बच्चे से डिड्यूस कीजिए। तो हमारा जो काम रहता है, अगर मैं आपको एक बहुत ही सीधे तरीके से बताऊं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा एक और जो मानना है वो ये है कि अगर शिक्षा में मजा नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके की। तो हम लोग बच्चों के साथ सबसे पहले एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग बच्चों के साथ करते हैं डिस्कशन। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुमने क्या सीखा, तुमको क्या लगता है क्या हो रहा था यहाँ पे। और उसके बाद आखिरी में हम लोग बच्चों के साथ कोई फ्रेमवर्क, जो भी उन्होंने डेटा दिया उसके अंदर अपनी तरफ से ऐड ऑन करके हम लोग एक फ्रेमवर्क शेयर करते हैं। अच्छा देखो, ये इस आदमी ने ये कहा था उस वक्त,
अब तुम्हें क्या लगता है कि ये चीजें सही हैं कि नहीं? तो उसके बाद जो है उस तरीके से हम मतलब पढ़ाई जो है वो इसी तरीके से हम लोग की चलती है। तो इसको अगर आप थ्योरी के मामले में कहना चाहते हैं, आप चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी कह सकते हैं, आप डिडक्टिव अप्रोच कह सकते हैं, आप जो अलग अलग तरीके से बच्चों के सीखने के तरीके होते हैं कि कोई जो है वो पढ़ के सीखता है, कोई जो है वो एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, कोई किसी और तरीके से बातचीत से सीखता है, तो हम लोग वीडियो से सीखता है कोई, तो हम लोग हर तरीके से जो है वो बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है उसको हम लोग जो है कोशिश करते हैं जितना ज्यादा इस्तेमाल कर पाए उतना ज्यादा इस्तेमाल करें। तो और मतलब यही सारी चीजें। उसके अलावा एक और जो थ्योरी के लिए एक शब्द है वो उसे कहा जाता है डायलेक्टिकल अप्रोच, यानी कि डिस्कशन बेस्ड जो पढ़ाई होती है। तो उस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम लोग कस्टमर्स की बात करें सीधे तौर पे कि जब हम लोग अडल्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखा जाए अगर मैं आपको क्योंकि बिजनेस की टर्मिनोलॉजी से बात करूं तो हम लोगों के जो बेनिफिशियरी हैं वो बच्चे जरूर हैं, पर हम लोगों के जो कस्टमर्स हुए वो पेरेंट्स या फिर स्कूल हुए। तो वहां पे जो हम लोगों का एक मतलब कि आप सिद्धांत कह लीजिए जो कि एक थ्योरी हम लोगों की रहती है, वो ये है कि वट एवर मे हैपन वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। Quality is our USP, and I mean unless and until we are not satisfied with our own work that we are doing, so I mean we will not stop till the point we feel that we have achieved that goal that we want to। तो वहाँ वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अभी तक कारगर भी रहा है कि आज तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है वो वापस काम करना चाहते हैं, खुश हैं काम से, और लोगों को सजेस्ट करते हैं। और आई थिंक यही इसी तरीके से आप ग्रो करते हैं धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं। सो ये जो आपका सफ़र रहा है विद 8 डायमेंशन कंसल्टेंसी, इसकी आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी निजी ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है? जिंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा है 8 डायमेंशन का? तो देखिए पहली बात तो ना, जब एक नए नए आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ना इस चीज के बाहर जिंदगी बहुत ज्यादा रह नहीं जाती। आपका काम जिंदगी हो जाता है, आपकी जिंदगी काम हो जाती है। तो जो भी लोग हैं जो कि एंटर करना चाहते हैं, कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो शुरुआती फेज तो इसी तरीके का रहता है। क्योंकि देखिए जब आप एक नौकरी में होते हैं ना तो आपको लगता है कि आप सैटरडे संडे चिल मारें, बिकॉज वो उनका काम है, ठीक है, वो आपका काम नहीं है, क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत ही उल्टा हो जाता है कि आपकी छुट्टी आपने मान के रखी है, चलो आज संडे है मैं काम नहीं करूंगा, पर आपको लगता है अरे यार थोड़ा सा कर लेता हूँ कि शायद जो है वो कल कम काम जो है वो कम करना पड़े या फिर कुछ भी हो, और वो थोड़ा करते करते आपको पता नहीं लगता कि 4-5 घंटे कब निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी लाइफ के अंदर। और दूसरा अगर मैं एक चीज कहूँ तो मैं इस इनिशिएटिव के बाद में बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया हूँ। वरना मेरे साथ एक चीज जो कि हमेशा रही थी कि मैं बहुत ज्यादा चीजों के लिए सोचता हूँ, काफी ज्यादा सोचता रहा हूँ। अब मेरे साथ ये हुआ है कि काम करो, साथ के साथ सोचना भी है, हाँ इम्प्लीमेंट भी करना, सब कुछ करना है, पर काम कई बार जो है ना एक प्रोएक्टिवनेस जो है वो अंदर जो है वो पहले से काफी ज्यादा आ गई है कि यार काम करते हैं, काम करके देखो चीजों को कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। सब यहाँ पे नहीं होता, वहां पे भी काफी कुछ होता है। तो ये एक मतलब 2-3 चेंज है जो कि मेरे को लगता है मेरे अंदर आए हैं। और हाँ एक चीज और स्पेशली 8 डायमेंशन के साथ, वो ये है कि पहले मैं इतना ज्यादा मुस्कुराता नहीं था, तो बच्चों के साथ काम करके मैंने मुस्कुराना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज का एहसास हुआ है, अब तो मैं लोगों को फीडबैक दे रहा होता हूँ कि भाई मुस्कुराइए, बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्कुराना। तो मतलब ये एक एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मेरे साथ है, मेरे मेरे अंदर है। और आई मीन आई रियली फील, फॉर एग्जांपल whenever my students are also giving a performance, public speaking की कोई performance दे रहे हैं, स्टेज पे कुछ बोल रहे हैं, और आप जाके एक मुस्कान अगर आप दे देते हैं तो आप वहीं पर आइस ब्रेक कर देते हैं ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस आपकी हो जाती है। तो एक बहुत मुस्कान एक क्या कहें, एक सबसे छोटी भाषा है दुनिया की। कि अगर आप राह भी चल रहे हो और आप किसी को एक हेल्दी मुस्कान दें, क्रीपी मुस्कान ना दें, ठीक है, एक हेल्दी प्यारी सी मुस्कान दें, तो आपको एक हेल्दी सी प्यारी सी मुस्कान उस अनजान इंसान से भी वापस मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी भाषा है और इसका हम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
So rightly said. So इस journey में what has been your guiding force all throughout? Right. गाइडिंग फोर्स के लिए एक तो मेरे अपने पिताजी, जो कि एजुकेशन सेक्टर में रहे हैं, जो कि एजुकेशन में वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, और आई मीन वो तो बचपन से ही एक बहुत बड़ी गाइडिंग फोर्स हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी उसके बाद मैं थिएटर कर रहा था, लगभग साल सवा साल तक मैंने थिएटर किया है, और उस वक्त थिएटर से बहुत ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा था। तो एक दिन मैं बहुत डिप्रेस था, तो अब ही सेंस्ड कि आई एम नॉट इन अ गुड मूड। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि जॉब में तो एक महीने में ठीक ठाक पैसा मिल जाता था, यहाँ 6-8 महीने हो गए हैं तब भी उतना कुछ हो नहीं रहा है। सर बेटा अपना काम है, टाइम लगता है। तो आई मीन इवन नाउ व्हेन एवर द थिंग्स आर रॉन्ग, तो मतलब वो चीज जो है दिमाग में आती है कि आप असल में एक एक बहुत बड़ी इमारत बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, तो नींव में आपको वक्त लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा मेरे कुछ मतलब मैं थोड़ा लकी रहा हूँ इस मामले में कि कुछ मेरे को लोग ऐसे मिले हैं जो कि जिनको मैं कभी भी जिनको मैं फोन खड़का के पूछ सकता हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। उसमें कुछ मेंटोर्स हैं, जिसमें एक शक्ति सर हैं, और टिस के कुछ टीचर्स हैं जिनको जिनको जिनके साथ मैं टच में हूँ, और आई मीन आई एम ग्रेटफुल कि वो लोग साथ में हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा गाइडेंस अपने दोस्त खुद रहते हैं, जो कि अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि बलजीत हो गया जो कि बड़ोदरा से हैं, संजय हैं जो कि बोध के साथ काम करते हैं, और बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से लोगों के साथ ही काम कर रहा है। तो कभी भी इस मामले में एक और चीज़ है कि मैं ये अपने दोस्तों विजेंद्र हैं, तो मतलब कि मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको मदद चाहिए तो शर्माइए मत मदद मांगने से, बोलिए कि हाँ है चाहिए, क्योंकि आप भी कल को किसी को मदद करेंगे, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और मदद मांगना कोई खराब बात नहीं है। तो यही है, दोस्त हैं, वीरा है, विद्या है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कि क्योंकि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आपके अंदर जील होती है, तो आपको एक वो कहावत जो अंग्रेजी की है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। सो आई मीन द स्टूडेंट हैज टू बी रेडी, so then you will, I mean there is no limit of finding teachers. And it's not only about with respect to your work, at times you need support with respect to your emotional health also. You need support, especially आजकल का जो टाइम है बहुत एंजाइटी बढ़ रही है, तो मतलब हर तरीके से हर एक इंसान आपकी जिंदगी में जो है वो बहुत जरूरी है। और स्पेशली आज के टाइम पे प्लीज अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, क्योंकि इमोशनल हेल्थ बहुत बुरी बीटिंग ले रही है इस वक्त। और प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को, चाहे जो भी हैं, क्योंकि कई बार हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहीं कोई ड्रास्टिक कदम उठा लेता है और उसके बाद तब फिर जिंदगी में सब काश रह जाता है। तो प्लीज अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I'm glad you mentioned this. Something again very important to talk about. तो मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल यही होने वाला था कि सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है आपका तब और अभी में, बट यू टोल्ड दिस ऑलरेडी, थैंक यू। तो ये बताइए अष्टम, जैसे आपने खुद भी बताया कि तो खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, व्हेन यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर थोड़ा और मतलब डिटेल में आप बता पाए कि किस तरह का ये बदलाव रहता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं व्हाइल यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाइल यू आर रनिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो वहाँ प्रोएक्टिवनेस थोड़ी आपकी कम रहती है। तो आपको वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना ज्यादा, एक हिंदी में शब्द होता है कि खुला हाथ दे रही है, कितनी ऑटोनॉमी दे रही है आपको। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके से है, बाकी लोग वहां पे किस तरीके के हैं, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं।
और कहीं ना कहीं आप कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, यार फाइनली मेरा काम थोड़ा ये है, ठीक है मेरे को सैलरी तो मिल ही रही है ना। पर एंटरप्रेन्योरशिप में वो आप ही का काम है, आपका अपना बच्चा है वो, और आपको ही उसे बड़ा करना है। आप उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते किसी भी तरीके से। और आप प्रोएक्टिव होते हैं, आप हर बार आपको सपने भी उसी चीज के आते हैं जब आप सोच रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग जॉब्स को भी उसी तरीके से लेते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जॉब्स को भी उसी तरीके से लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मगर प्रोएक्टिवनेस बढ़ जाती है, आप नए आइडियाज जो है वो बहुत ज्यादा आप सोचने लग जाते हैं, दिमाग आपका बहुत, जो मेरे साथ जो अंतर रहा है, क्योंकि पिछले आई थिंक 3 साढ़े 3 साल में जितना मैंने काम किया है, उतना शायद मैंने उसके पहले नहीं किया था। मतलब कि 18-18 20-20 घंटे भी आप काम करने को रेडी होते हैं, क्योंकि वो आपका अपना काम है। और दूसरा ये है कि जैसे कि मेरा काम है, मैं सामने आउटपुट देख पाता हूँ, तो वो मेरे को और ज्यादा मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो और दूसरा, एक तरीके से ये आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे को चीजों का कंट्रोल मिलता है, जब मेरे पास अथॉरिटी होती है काम करने की, तो मुझे मजा आता है और ज्यादा काम करने में। तो ये आपकी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती हैं, उनमें कभी कभी, हाँ, आपको अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको एक अच्छा बॉस मिल जाता है, वरना आपने शायद फेसबुक पे और इंस्टाग्राम इन जगह पे मेम्स भी देखे होंगे, और बहुत सारी चीजें हैं कि लोग इसलिए नौकरियां नहीं छोड़ते क्योंकि कंपनियां खराब होती हैं, लोग इसलिए नौकरियां छोड़ते हैं क्योंकि बॉसेस खराब होते हैं। तो एक अच्छा लीडर आपको वहां पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। बहुत कुछ लकी लोग हैं जिनको मिल भी जाता है, पर अधिकतर वो थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। अपने काम में आप अपने लीडर खुद होते हैं, तो आपको खुद खींचना है, उसके प्रोज भी अपने हैं, उसके कॉन्स भी अपने हैं। तो ये एक चीजों के लिए बहुत ही बड़ा जो है वो अंतर है, जो है कि एक मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो प्रोएक्टिवनेस, कि आप खुद आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं, आपको पता है अच्छा हाँ मुझे इसके बारे में और जानकारी लेनी है। तो आप जब जॉब में हैं तो आप किसी से हेल्प के लिए भी बहुत आराम से अपने सीनियर्स को बोल सकते हैं, फिर कुछ यहाँ पे कोई नहीं है, आपको खुद इंटरनेट खोलना होगा, कुछ खुद कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना होगा, खुद देखना होगा कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इससे रिलेटेड मुझे एक बात पूछना है अष्टम जी। कि जैसे क्या होता है कि आप अगर व्हेन यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन और यू आर वर्किंग अंडर समवन, आपके पास कभी कभी मतलब अगर आपका मन नहीं है काम करने का, यू आर नॉट एबल टू मीट द डेडलाइन, यू हैव दैट लीवे कि थोड़ा आप इफ यू आर नॉट इन द मूड यू माइट जस्ट टेक लाइक अ लिटिल बैक सीट फॉर सम टाइम टू रिजुविनेट योरसेल्फ। और ऐसा अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो कभी कभी मतलब इट्स अ ह्यूमन नेचर टू गेट अ लिटिल लेथार्जिक एट टाइम्स। तो ये एज एन एंटरप्रेन्योर भी होता है उस समय के लिए। इफ यू कैन लाइक इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर कि how do you get back or how okay it is to feel that way and how you get going again to that whole idea of it. देखिए सबसे जो इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें जो मेजर चैलेंज है वो इसलिए होता है क्योंकि आप ना एक पैटर्न के लूप में फंस जाते हैं, और इस कारण से आप जो है उस चीज को, उसमें बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। तो इसमें क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे को एक चीज का तो फायदा है, मुझे पता है कि बीच में ब्रेक लेते रहने चाहिए। आप लगातार बहुत ज्यादा वक्त तक काम कर नहीं पाते, फिर वो चीज जो है वो धीरे धीरे धीमे धीमे जाने लग जाती है। तो ये चीज है। दूसरा है क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है, तो वी ट्राई टू स्टैंड फॉर ईच अदर। जब भी आई डोंट फील लाइक वर्किंग, और माय पार्टनर डजंट फील लाइक वर्किंग, और आवर स्टाफ इज देयर, दे आर आल्सो कि ये अभी मन नहीं कर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये होता है। तो आप थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए अगले बंदे को, कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है उस वक्त, तो उस वक्त आप इस तरीके से बात कीजिए, ब्रेक ले लीजिए आप थोड़ा सा, कि जिससे कि आपकी वो जो रिदम बन रही थी, जो बोरियत की रिदम बनने लगी थी, जो बोरियत का पैटर्न बनने लगा था, आप उसको ब्रेक कर दीजिए किसी भी तरीके से। तो यही एक बहुत बड़ी जो चीज रहती है वो रहती है कि आप, कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा लाजमी है, ऐसी चीजें होती हैं। तो मेन बात वही Recreation is really important. तो इसी के साथ मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इसके बाद अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो आप ज़रूर प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो मेरा
लास्ट आपसे सवाल ये है कि आपके जैसे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जी। लिए किस तरह का सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है? सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अलग अलग तरीके से मदद कर सकती हैं। जैसे कि कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको फेलोशिप्स देती हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप एक एनजीओ का में काम कर रहे हैं या फिर एक फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। दोनों के लिए ही अलग अलग सपोर्ट सिस्टम है। वो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। बाहर के भी कई जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जो है वो सपोर्ट करती हैं, जो कि फेलोशिप देती हैं। और फेलोशिप जो है वो उसमें वो आपसे इक्विटी नहीं मांगते, वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इन्वेस्टर्स के बिना और प्रॉफिट कंपनी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप एक बेहतरीन सा एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए। उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए आप बहुत अलग अलग तरीके, आप लिंक्डइन से पिच कर सकते हैं। लिंक्डइन का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ एंजल इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, वहां आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आई मीन ये कुछ तरीके हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए जो है वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। Great. Wonderful, Ashtam. This is a really nice conversation. Very different from what we did last time. But very interesting. So, is there anything else apart from the things that I've asked that you want to mention? एक बाउट था जो कि मोहम्मद अली का था, बहुत ही बड़ा बाउट था, किसी बड़े बॉक्सर के खिलाफ था। और माइंड गेम्स बहुत चलती हैं बॉक्सिंग के अंदर, तो उन्होंने बिल्कुल उसके पहले एक बात कही थी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट आई विल शो यू हाउ ग्रेट आई एम। Till the point you don't believe that you are great, you will not be able to be great. So first of all, start believing that. के बाद मेहनत भी उतनी ही चाहिए होती है, ठीक है। So I mean अंग्रेजी में which is said कि your ass should be on fire, मतलब आपको अंदर से पूरी तरीके से आपको आग लगी होनी चाहिए, हाँ मुझे वहां पहुंचना ही है। तो मतलब ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो सपने ऊंचे देखिए और इसी के लिए ऊंचा काम करिए। और ऑल द बेस्ट सबको। और अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, देन आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। तो आई मीन यू कैन पिंग मी देयर। अगर किसी भी तरीके से मैं आपको, किसी भी तरीके से आपके फ्यूचर के लिए मैं गाइड करता हूँ, किसी भी तरीके से एक मशाल बनता हूँ आगे बढ़ने के लिए। Thank you, Ashtam. It was lovely talking to you. Take care. सेम हियर। थैंक यू Bye. Abhilasha, and thank you Yuva.